सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन ने मॉड्यूल 1 ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसमें अपन टेंडरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का जो मॉड्यूल 1 था, दैट इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर टाइप्स, ये सारे जो टॉपिक हैं वो पूरा कवर किया था। इसमें जो लास्ट के जो कुछ टॉपिक बचे थे वो कवर करेंगे, देन नेक्स्ट मॉड्यूल पे अपन शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट स्टेट टाइप्स, ये सारी जो चीजें हैं ये एक बार रिकैप कर रहा हूं मैं, है ना। इसमें कहीं भी आपको अगर डाउट लगे तो आप मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है ना। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट के टाइप अपन डिस्कस किया था। ओके ना, नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया था, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया था, एंड कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स, इसमें अपन बात कर रहे थे मेन कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट क्या क्या है ना। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, स्पेशल कंडीशन, जनरल कंडीशन, स्कोप ऑफ वर्क, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं तो उसमें आपको ऐड करना रहता है, ठीक है ना। डील ऑफ क्वांटिटी, बीओक्यू, ड्राइंग स्पेसिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट शेड्यूल, पेमेंट टर्म्स कंडीशंस ना, परफॉर्मेंस बॉन्ड गारंटी, लेटर ऑफ इंटेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इन केस कोई है तो आपको ऐड करना है। कॉन्ट्रैक्ट क्लेम लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एनीवन प्लीज मेक मी कंफर्म। कॉन्ट्रैक्ट क्लेम, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्लेम का जो प्रोसेस है ये भी अपन डिस्कस कर चुके थे। हाँ यस, कॉन्ट्रैक्ट रिवीजन यहाँ से अपने को स्टार्ट करना था, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट रिवीजन की कंडीशन एक्चुअली जरूरत कब पड़ती है अपने को, तो कॉन्ट्रैक्ट रिवीजन जब कोई स्कोप ऑफ वर्क आपका चेंज होता है, कोई कंडीशंस उसमें चेंज होती है, या जो भी आपका वर्क असाइन होता है उसमें कुछ चेंजेस आता है, या कोई डिजाइन है उसमें चेंज आता है, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट रिवीजन की आवश्यकता होती है। मतलब अपने को सीधा सा अगर देखिए अपन, तो जो वेरिएशन है वो 5% से ज्यादा का वेरिएशन अगर आता है किसी भी स्कोप ऑफ वर्क में, कोई नया वर्क आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या पुराना जो आपने दिया है उसमें बहुत सारा चेंजेस है ना, तो वहां पे जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा रिवाइज होता है। तो इसमें बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिवीजन रिफर टू प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग, अपडेटिंग और अमेंडिंग एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट टू रिफ्लेक्ट न्यू टर्म्स, करेक्ट एरर्स और एडप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। जो भी चेंजेस हैं वो वहां पे एडप्ट हो रहे हैं, चेंजेस बहुत ज्यादा हैं, तभी अपने को कॉन्ट्रैक्ट रिवीजन की यहाँ पे आवश्यकता होती है, ठीक है। इट एंश्योर दैट एग्रीमेंट रिमेन फेयर, लीगली वैलिड एंड अलाइन्ड विद द इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टीज। ओके, यहाँ पे दोनों पार्टी है ना, क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर, दोनों का एग्री होना बनता है। दोनों एग्री होंगे देन ओनली वी proceed for the contract revision. Okay, contract revision is crucial for keeping agreement relevant and legally enforceable. Following a structure process ensure that the all changes are clear, valid, beneficial for both parties. ये जो चीजें हैं ये आपको इसमें मैंडेट करना पड़ेगी, ठीक है। जो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको जो चेंजेस हैं वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, और ये दोनों पार्टी के लिए वैलिडेट होना चाहिए, दोनों पार्टी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, ठीक है। अब नेसेसिटी क्यों है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिवीजन। ओके, तो यहाँ पे द स्कोप ऑफ चेंज, वही मैं बोला कि जब आपका पूरा प्रोजेक्ट का स्कोप ही अगर चेंज हो जाता है, उसमें बहुत सारा वेरिएशन आता है प्रोजेक्ट में। आपने सपोज कोई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट लिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, उसका एलिवेशन पहले जब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था तब कुछ था, और बाद में उसका पूरा एलिवेशन चेंज हो गया, तो एलिवेशन ह्यूज कॉस्ट उसमें इनकर करता है। तो यहाँ पे आपका पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट रिवीजन है वो आपको चेंज यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो जब स्कोप ऑफ चेंज, वर्क का जो स्कोप है वो चेंज होता है, जो एरर्स उसमें कुछ बाद में जनरेट होते हैं कि स्टार्टिंग में उसने बना दिया लेकिन बाद में उसको बोला कि ये पर्टिकुलर टाइप का ड्राइंग है वो बना ही नहीं सकता, ठीक है। उसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस आ जाएंगे, या जो टर्म्स कंडीशन उसने देख के उसको साइन किया था
ठीक है, वहां पे वो सारा चेंजेस हो रहा है, ठीक है, कुछ बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं, एम्बिग्यूटी, कुछ इनहेरेंट चेंजेस अगर उसमें है, ठीक है, जो कि बाद में बहुत बड़ा जो मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से काफी चेंज होता है, तो वहां पे ये नेसेसरी हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट रिवीजन का। लीगल और रेगुलेटरी अपडेट्स, कोई भी गवर्नमेंट का कोई रूल्स रेगुलेशन है वो चेंज हो गया, ठीक है, फ्लोर एरिया रेशियो का रूल्स चेंज हो गया, या अगर बिल्डिंग की अगर नॉर्मली बात कर रहे हैं, या जो ओपन टू स्काई अपन देते हैं उसका कुछ नियम चेंज हो गया, है ना, पार्किंग का कुछ नियम चेंज हो गया। जब ऐसे कुछ रूल्स रेगुलेशन चेंजेस होते हैं तब भी कॉन्ट्रैक्ट को आप रिवाइज आपको करना पड़ता है। फाइनेंशियल एडजस्टमेंट, है ना, तो प्राइस बहुत ज्यादा चेंज हो गई, जब कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया था तब वहां पे प्राइस कुछ डिफरेंट था, ठीक है, लेकिन बीच में आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था जब अपन कॉन्ट्रैक्ट के टाइप पढ़ रहे थे, तो वहां पे कॉस्ट प्लस परसेंटेज या कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी, इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट थे उसमें कोई परेशानी नहीं है। आप अगर बीच में कोई आपका चेंजेस भी होता है, मटेरियल में चेंज होता है ना, तो वहां पे दोनों पार्टी का कोई परेशानी नहीं होता है, ठीक है, बहुत आसानी से दोनों एग्री होते हैं कि ठीक है वेरिएशन है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे और दोनों पार्टी आगे बढ़ती है। लेकिन अगर लमसम कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया और बीच में अगर आपने जो पूरा मटेरियल के रेट जो है वो अगर चेंज हो गए, ठीक, तो ऐसे केस में फिर वो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं और क्लेम तक जाती है ना, आर्बिट्रेटर है उनके पास में और ओके है, अदरवाइज वो कोर्ट केस तक पहुंच जाती है चीजें। तो यहाँ पे फाइनेंशियल एडजस्टमेंट अगर बहुत वेरी होता है तो वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट रिवीजन की आवश्यकता पड़ती है। मैं वापस से वही बोला कि कॉन्ट्रैक्ट रिवीजन में आपको दोनों पार्टी का इन्वॉल्व होना जरूरी है, दोनों का एग्री होना जरूरी है, ठीक है। एक्सटेंशन और टर्मिनेट मॉडिफिकेशंस, ठीक है, आपके वर्क को एक्सटेंड करना है, उसका टाइम एक्सटेंड हो रहा है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो रहा है ना, जो टर्मिनेशन की जो कंडीशंस हैं उसमें चेंज होना है कि भाई आपका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर्टिकुलर टाइम पे खत्म हो गया है, लेकिन उस जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें जो मेंटेनेंस है वो इंक्लूड नहीं किया था, बाद में आप चाह रहे कि 5 ईयर का मेंटेनेंस भी हमको उसमें इंक्लूड करके दे, ये छोटी दो कि आपने जो चीजें जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है वो 5 ईयर तक कोई परेशानी ना उसमें आए, अगर इन केस अगर कुछ आता है तो उसका मेंटेनेंस आप करके दोगे, ये अगर कंडीशन उसमें ऐड नहीं है तो ऐसे केस में जो टर्मिनेटिंग की जो कंडीशन है वो वेरी करती है। तो चेंजेस इन डेडलाइंस, रिन्यूअल टर्म्स और अर्ली टर्मिनेटेड कंडीशंस, ठीक, तो ये सारी चीजें उसमें होंगी, ठीक है, कि भैया आप अर्ली टर्मिनेट कर दिया है, आपने उसको समय से पहले खत्म कर दिया, समय के बाद में खत्म कर दिया, तो ऐसे वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिवीजन का क्या प्रोसेस रहता है, टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो पुराना जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है उसको अच्छे से रिव्यू करेंगे, देन उसमें क्या आइडेंटिफाई द सेक्शंस, कौन-कौन से सेक्शंस, सब सेक्शंस आपने अच्छे से रीड करना है, नीडिंग चेंजेस, जिसमें चेंज की आपको जरूरत पड़ रही है, चेक फॉर क्लॉजेस रिलेटेड टू मॉडिफिकेशन प्रोसीजर, आपको सारे क्लॉजेस चेक करना है जिसमें मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, ठीक है, डिस्कस विद ऑल पार्टीज, आप इसको सारी पार्टी जो भी दो पार्टी या दो से ज्यादा पार्टी की हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट में, है ना, डिस्कस करेंगे, देन आप प्रोसीड करेंगे इसमें चेंजेस के लिए। एंश्योर द मैन्युअल एग्रीमेंट ऑन द चेंजेस, जो म्यूचुअल एग्रीमेंट होते हैं चेंजेस के उसको आपको एश्योर करना है ना। नेगोशिएट द इंपैक्ट ऑफ रिवीजन और एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशंस, अच्छा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो आप चेंजेस करना चाह रहे हैं, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट रिवीजन के लिए जो भी अपनी बातें रखी हैं, क्या जो पुराने ऑब्लिगेशंस थे, ठीक है, उसमें कुछ मेजर चेंजेस तो नहीं है, ओके, जो मतलब जो आपका मेन एम था कि प्रोजेक्ट बनाने के बिहाइंड, है ना, प्रोजेक्ट के पीछे आपका क्या एम था, वो एम डिस्टर्ब ना हो, ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ड्राफ्ट द अमेंडमेंट, और ये सब चीजें देखने के बाद में एक अमेंडमेंट ड्राफ्ट करते हैं जिसमें क्लियरली स्टेट द रिवाइज टर्म, जो भी टर्म रिवाइज है वो क्लियरली आपको उसमें मेंशन करना पड़ती है। यूज प्रॉपर लीगल लैंग्वेज टू अवॉइड एम्बिग्यूटी, और आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आपको लिखना है वो आपका इसमें ये भी रहता है कि आप जो लैंग्वेज जो वहां पे दोनों पार्टी को बहुत आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है, उस लैंग्वेज में वो कॉन्ट्रैक्ट
पता होना चाहिए दोनों को, उस लैंग्वेज में वो कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि चीजें आसानी से बिना एम्बिग्यूटी के, बिना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के जो प्रोजेक्ट आगे वो बढ़ा पाए। ठीक है। देन गेट द लीगल अप्रूवल, अगर कोई रिक्वायरमेंट है ना, इफ रिक्वायर्ड लिखा उसने, इफ रिक्वायर्ड लीगल जो अप्रूवल है वो आपको यहाँ पे चाहिए होता है। ठीक है। तो उसमें लीगल एडवाइस टू एश्योर कंप्लायंस विद लॉज। ठीक, यदि कोई चेंजेस हुए हैं, उसमें कोई लॉ बीच में आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो एडवोकेट है उसको इन्वॉल्व करके जो भी चेंजेस अकॉर्डिंग टू लॉ होते हैं वो आपको उसमें करना पड़ेंगे। ठीक है। वेरीफाई इफ द रिवीजन अफेक्ट्स एनी क्रिटिकल क्लॉजेस। ठीक है, वो चीज आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी। एग्जीक्यूट द रिवीजन कॉन्ट्रैक्ट, जो रिवीजन कॉन्ट्रैक्ट है आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, बोथ पार्टी मस्ट साइन विद डेट द एम्बेडेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब भी रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाए तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें दोनों पार्टी के एग्री होने के साइन होते हैं कि हाँ, हम ये जो रिवीजन है, इस रिवीजन पे दोनों पार्टी यहाँ पे एग्री है। इफ रिक्वायर्ड नोटराइजेशन और रजिस्ट्रेशन में भी नेसेसरी, अगर अच्छा रिवीजन हो रहा है, अगर आपको जरूरत लगती है, ठीक है, कि रिवीजन में भी कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती है कि बाद में आपको कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन वहां पे जनरेट हो, तो उस केस में आप उसको नोटराइज करवा सकते हैं, उसको भी जो लॉ के अंडर इन्फोर्स करवा सकते हैं। आपने नोटराइज करवाया, उसका रजिस्ट्रेशन करवाया कि जो ये कुछ पूरे कॉन्ट्रैक्ट का सिमिलर था सब कुछ, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट की जो 5 कंडीशन थी वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ मेजर चेंजेस थे, इस वजह से वो चेंज की जा रही है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे भी हो सकता है, तो वो उसको भी एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना के, या फिर उसको बोल सकते हैं उसको आप नोटराइज करवा के या उसका रजिस्ट्रेशन करवा के वो चीजें उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज है। अच्छा, नोटराइज करवाना मतलब आपको वही पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉ फॉलो करना है, आपको स्टाम्प पेपर पे उसको अच्छे से प्रिंट करवा के देन नोटराइज होता है वो। ठीक है। मेंटेन द प्रॉपर डॉक्यूमेंट, जो भी चेंजेस हैं उसके जो डॉक्यूमेंट है वो आपको मेंटेन करना है, आपको अच्छे से संभाल के रखना है। जैसे कीप रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस वर्जन फॉर रेफरेंस, ऐसा नहीं करना है कि जो नया चेंजेस हुआ है, नया जो रिवीजन हुआ है बस वही रखे, और पुराना जो है किसके बिहाफ पे हुआ है वो हटा दे, वो डिलीट ही कर दे पूरी तरीके से। ऐसा नहीं करने का, रेफरेंस में रखना है कि क्या क्लोज हटा के, क्या क्लोज रिमूव करके आपने नया क्लोज उसमें लेके आया है। ठीक है। एंश्योर ऑल स्टेक होल्डर हैव अडॉप्टेड कॉपीज, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, 2 पार्टी है, 3 पार्टी है, तो सारी पार्टीज को जो चेंजेस जो हुआ है उसकी सभी को कॉपी यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। ठीक है। तो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिवीजन की क्या क्या टाइप हो सकते हैं, तो इसमें होता है एजेंडम, सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट, देन अमेंडमेंट, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट का मॉडिफिकेशन हुआ है, जो भी चेंजेस हुआ है वो आपको यहाँ पे उसमें कंडीशन है। देन नोवेशन, रिप्लेसिंग अ पार्टी और ट्रांसफरिंग कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू अनदर एंटिटी, यहाँ पे कोई पार्टी चेंज ही हो रही है कि भाई ये काम मेरे से नहीं होगा, मेरे बिहाफ पे आप जो है, मैं आपको कॉन्ट्रैक्टर, मैं आपको पार्टी ला के देता हूँ, आप ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट उसको असाइन कर दीजिए, उसका पूरा बायोडाटा ये करके मतलब पूरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ ऑन द बेसिस आप यहाँ पे उसको असाइन कर सकते हैं अगर चेंजेस मेजर हैं तो। ठीक है ना। रेसिजम एंड रीराइटिंग, ठीक है, तो कैंसिलेशन, अब इन केस ऑफ कैंसिलिंग द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्राफ्टिंग अ न्यू वन, मतलब चेंजेस बहुत ज्यादा ही हो गए, इन केस कि आपका 60-70% कॉन्ट्रैक्ट पूरा चेंज हो गया, तो ऐसे केस में जो पुराना एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसको पूरा हटा के नया ही कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया जाता है, सारे डॉक्यूमेंट, सारी प्रोसीजर उसमें नई कंडीशन में रहती है ना, पूरा A to Z आपको उसको नया रीराइट करना पड़ता है। ठीक है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट रिवीजन का एक क्लॉज है। ठीक है। लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, तो उसमें ब्रीच रिस्क, दैट मींस वो बोलता है कि अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन कैन बी रिजल्ट इन ब्रीच द क्लेम। ठीक,
जो भी रिवीजन हुआ है वो अनऑथराइज्ड है। आपको जो भी रिवीजन करना है वो भी सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके ही करना, अदरवाइज वो कंडीशन जो है वो ब्रीच होंगी, अल्टीमेटली वो क्लेम तक पहुंच जाएगा। म्यूचुअल कंसेंट, दोनों पार्टी का उसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है। दोनों पार्टी का जो कंसेंट है ना, वो होना उसमें कंपलसरी है, ठीक है। कंप्लायंस इशू, अब इन केस कोई इशू है, ठीक है, एनी रिवीजन मस्ट बी अडहेयर टू लीगल फ्रेमवर्क। आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि आपको पूरा नोटराइज्ड करवा के उसमें गवर्नमेंट लॉ को इन्फोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक सारा चीजें क्लियर ना। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? कीप चेंजेस, ऑब्वियसली बात है, जो भी आप चेंजेस हैं वो आपको रखना पड़ेंगे। क्या क्या चेंजेस करे हैं? मेंटेन रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ ऑल मॉडिफिकेशंस, जो भी मॉडिफिकेशंस आपने करे हैं उसका रिटर्न रिकॉर्ड आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। देन एंश्योर बोथ पार्टी फॉर्मली अप्रूव द रिवीजन। यस, वापस से वही बात आदि कौन सी? कंसेंट वाली। बोथ पार्टी का वहां पे कंसेंट क्लियर होना चाहिए, दोनों एग्री होना चाहिए, देन ओनली वी प्रोसीड फॉर द रिवीजन, है ना। Consult the legal expert for significant amendment. Verify how the changes affect the existing rights and obligations. जी, चीजें क्लियर है ना। अच्छा, यहाँ तक जो मॉड्यूल 1 है वो अपना हो जाता है, और ठीक है, मॉड्यूल 1 में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, ठीक है, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। और इसका जो असाइनमेंट है मैं आपको शॉर्टली प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। देन वी प्रोसीड फॉर द मॉड्यूल 2, दैट इज कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पार्ट 2। ओके, तो जब मॉड्यूल 2 के लिए अपन प्रोसीड करेंगे, है ना, तो मॉड्यूल 2 का जो कंटेंट है वो आप क्लियरली विजिबल होगा आपको। एक बार रीड करिए इसको। मॉड्यूल 2 में जो बेसिक टर्म जो टेंडर को फॉर्म करने में, कॉन्ट्रैक्ट बनाने में जो बेसिक टर्म आपको यूज में आती हैं, वो चीज यहाँ पे अपने को इस मॉड्यूल 2 में पढ़ने का है, ठीक है। सबसे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ठीक, जो भी टर्म्स कंडीशन है, पर्टिकुलर जो भी स्पेसिफिकेशन आप देना चाह रहे हैं, किसी मेथड का हो गया, टेक्निक का हो गया, मटेरियल का स्पेसिफिकेशन, सेफ्टी का स्पेसिफिकेशन, क्या कंडीशन आप चाह रहे हैं, वो सारे डिस्क्राइब्ड वे में यहाँ पे आपके पास होना चाहिए ना। मॉड्यूल 2 में आपको जो कंटेंट है वो कुछ इस टाइप से है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं वो आपको उसमें पूरा डिटेल में देखना है। ड्राइंग्स, टेंडर बॉन्ड, लेबर एंड मटेरियल पेमेंट मोड, ठीक, क्या बॉन्ड्स हैं इनके बीच में, पेमेंट को लेकर, पेमेंट किस कंडीशन में आपको करना रहेगा, कितना करना रहेगा, क्या टाइम रहेगा उसका। स्क्रूटनी ऑफ टेंडर जब फाइनली स्क्रूटनी होता है, मतलब मल्टीपल टेंडर जब आपके पास आ जाते हैं बिडिंग प्रोसेस के दौरान, तो कैसे टेंडर असाइन किए जाते हैं पर्टिकुलर किसी कॉन्ट्रैक्टर को। जब आपके पास आपको एक टेंडर देना है और आपके पास बिडिंग वाली 15 पार्टी, 15 पार्टीज आपके पास अवेलेबल है, 15 पार्टी ने टेंडर अगर आपको फिल करके दिया है, ठीक है, तो उसमें से अगर आपको एक को सिलेक्ट करना है तो उस केस में आप क्या प्रोसेस आपका रहेगा वो पूरा अपन देखेंगे स्क्रूटनी ऑफ टेंडर में। इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ये, ठीक है। एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है, क्या जब एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या लेटर ऑफ इंटेंट जो ये कॉन्ट्रैक्टर को जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेस कौन-कौन से हैं, ठीक। टर्म्स ऑफ पेमेंट, कैसे आपको पेमेंट करना है, 30%, 70% ऑफ कंप्लीशन, 30% इन स्टार्टिंग, जो भी क्लॉजेस हैं वो आपको यहाँ पे टर्म्स कंडीशन जो भी दोनों पार्टी के म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड हो जाता है वो यहाँ पे मेंशन देता है, ठीक। फाइनल पेमेंट कब करना है, मेंटेनेंस पीरियड कितना रहना है, इन केस अगर कोई प्रोजेक्ट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है तो उसमें बेसिकली दिया जाता है कि आपको आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट कुछ टाइम एश्योर कर लिया जाता है जहां पे उसको मेंटेनेंस का पीरियड वो असाइन होता है कि इतने टाइम के लिए आपको मेंटेनेंस उसमें मैंडेट है, ठीक है। टाइम फॉर कंप्लीशन, एक्सटेंशन ऑफ टाइम, इन केस अगर एक्सटेंशन लग रहा है टाइम का तो कितना लग रहा है, क्या वो जो एक्सटेंशन है वो जो ओनर है या गवर्नमेंट क्लाइंट है क्या वो अलाउ कर रहा है, वो अलाउ नहीं कर रहा है, अगर उसने मैंडेट कर लिया, उसने ये
फिक्स कर लिया कि मेरे को इसी टाइम पे कंप्लीट करना है, अगर आपने नहीं किया तो आपका जो पेनल्टी वहां पे चार्जेस हो सकती है। तो वो जो भी कंडीशन है एक्सटेंशन ऑफ टाइम के बिहाफ में आप यहाँ पे देखेंगे। उसमें वेरिएशन इन वर्क और एंड कंडीशंस वही बताया, जब कॉन्ट्रैक्ट रिवीजन होता है तो बट मेजरली वेरिएशन अगर आ जाता है तो उस केस में वहां पे कॉन्ट्रैक्ट रिवीजन पॉसिबल होता है। ठीक है, वेरिएशन बहुत कम है, अप टू 5% है, देयर इज नो नीड टू रिवाइज द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नाउ क्लेम एंड डिस्प्यूट्स। ठीक, क्लेम की बात करें, डिस्प्यूट्स की बात करी तो डिफरेंट टाइप के जो क्लेम्स हैं कैसे होते हैं, क्या डिस्प्यूट्स आता है। ठीक है, बेसिकली डिस्प्यूट्स आता है कि जो रिक्वायरमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी पार्टी काम नहीं करेगी, आइदर क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर, तो वहां पे डिस्प्यूट्स होंगे ही होंगे। वहां पे फिर क्लेम सेटलमेंट करना, बहुत सारी चीजें वहां पे आपको देखना पड़ेगी। ठीक है, लिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है, कुछ चेंजेस होता है माइनर से, है ना, जो कि नहीं बताए जाते हैं। ठीक, तो वो लिक्विडेटेड डैमेज के अंडर आते हैं और ये सब पूरा डिटेल में अपन यहाँ उसमें मॉड्यूल में पढ़ने वाले हैं। टर्मिनेशन राइट्स, क्या क्या कंडीशंस हैं जिसमें जिसने टेंडर फील किया है वो डिनाई कर दे कि अब मेरे को इस टेंडर में फर्दर कंटिन्यू नहीं रहना है, तो उसकी क्या पेनल्टीज हैं, कौन कौन से क्लॉजेस हैं जो कि उसको सेफगार्ड करते हैं, या क्या पेनल्टी है वो जो कि उसको चार्ज करना रहेगा, है ना, उसके ऊपर चार्ज करना रहती है। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाइंट। अच्छा, डिफरेंट जो एंटिटी है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, है ना, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आप यहाँ पे अच्छे से देखते हैं। दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाइंट, आर्किटेक्चर, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, प्रोफेशनल लायबिलिटी क्या है उनकी, सारी चीजें यहाँ पे आप इस मॉड्यूल में पढ़ने वाले हैं। देन डिस्प्यूट्स इन कॉन्ट्रैक्ट्स, सब कॉन्ट्रैक्ट्स, इन केस कोई डिस्प्यूट्स है तो आपको उसको कौन सा क्लोज है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट में क्या कंडीशन है, ठीक है, कैसे डिस्प्यूट्स होते हैं, कैसा उनका रिजोल्यूशन होता है, वो आपको यहाँ पे देखना है। परचेस ऑर्डर एज कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम्स। ठीक, इंश्योरेंस की भी बात करेंगे जो नेक्स्ट अपना मॉड्यूल 4 आएगा, उसमें है पूरा क्लोजेस इंश्योरेंस क्या कैसे कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में एक आर्बिट्रेटर होता है जो कि लीगली अपॉइंट किया जाता है इन केस कोई डिस्प्यूट्स आता है क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, तो वहां पे वो आर्बिट्रेटर जो भी गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग दोनों का के बीच में मीडिएटर का काम करता है और वो दोनों का जो डिस्प्यूट्स है उसको रिजॉल्व करवाने की कोशिश करता है। ठीक है ना। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें, जो सबसे फर्स्ट टॉपिक था, दैट इज द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे स्कोप ऑफ वर्क क्या है सबसे पहले। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन, दिस स्पेसिफिकेशन कवर द मटेरियल, क्या मटेरियल कवर करता है, वर्कमैनशिप कैसे आपको काम करना है, एंड द रिक्वायरमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, वो पूरा बहुत पहले से बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर दिया जाता है। इंक्लूडिंग द साइट प्रिपरेशन, जहां से साइट आपका जो लेआउट होने से पहले जो साइट का क्लीनिंग होता है वहां से लेकर हैंडओवर तक की सारी प्रोसेस जो है उसमें क्लियरली आपको मेंशन रहती है। ठीक, साइट क्लियरेंस, फाउंडेशन वर्क, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल द थिंग्स। अब बात आती है कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स, कौन से कोड को फॉलो करना है। आरसीसी अगर आप कर रहे हैं तो आरसीसी में कौन सा कोड मैंडेट है, आपको उसको कोड के अकॉर्डिंग ही सारे क्लोज को आपको रखना है, सारे डिजाइंस आपको रखना है, सारे डिजाइंस आपको करना है। ठीक, और बायलॉज का फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो जो भी रिक्वायर्ड कोड है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारे जो स्पेसिफिकेशन है वो पहले से मेंशन करे हुए हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर को चलना पड़ेगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स होंगे, वापस से क्लेम सेटलमेंट बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑल वर्क शिल कंप्लाई
with relevant national or international standards such as आइस कोड, है ना। ये सब चीजें क्या मेंशन करता है, तो आपको इसको अकॉर्डिंग फॉलो करना है। आइस कोड इंडियन स्टैंडर्ड हो सकता है ना। जो भी फॉरेन कोड है वो हो सकते हैं। लोकल बिल्डिंग कोड्स और रेगुलेशंस, वही मैंने बोला लोकल बिल्डिंग कोड्स है जो बायलॉज है, ठीक, उसका आपको अच्छे से फॉलो करना है। एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ठीक, ये क्लोज आपको उसमें मैंडेट है, तो आपको वो चीज भी उस पे फोकस करना है। ऐसा नहीं बस स्टैंडर्ड लिया और काम हो गई शुरू, आपको सारे स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे से रीड करने हैं, देन आप प्रोसीड करना है प्रोजेक्ट के लिए। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ओके, तो सारे स्पेसिफिकेशन को आपको फॉलो करना है। नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन गाइडलाइंस जो भी हैं, ठीक है, गाइडलाइन को अगर मैं ये बोला ये यहाँ पे जितने भी ये जो टर्म दे रखी है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक है तो ही आपको उसको फॉलो करना है, अदरवाइज कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। क्वालिटी कंट्रोल की अगर बात करता है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में, क्वालिटी, व्हाट इज द क्वालिटी कंट्रोल इन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, तो बात आती है ऑल मटेरियल शैल बी टेस्टेड एज पर द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड, ठीक, सारे जो मटेरियल हैं उनकी जो लैब टेस्ट है, लैब जो रिकॉग्नाइज्ड लैब होती है ना, वहां से ये लैब मटेरियल पूरे टेस्टेड होना चाहिए, ओके। वर्कमैनशिप शैल बी इंस्पेक्टेड पीरियोडिकली, जो भी प्रोसेस है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, जो भी एक्टिविटी है उसको कंस्ट्रक्ट करने का, तो उसका जो प्रोसेस है वो स्टैंडर्डली आपको फॉलो करना है। उसको चेक करने के लिए टाइम पे जो अथॉरिटी है वो आपके पास आएगी, है ना। नॉन कंप्लाइंट मटेरियल शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम द साइट, जो मटेरियल वहां पे उस प्रोजेक्ट में नहीं लिखा है और वहां पे स्पेसिफिकेशन नहीं है और आपने अगर वहां पे लेके आए हैं तो आपको रिमूव उसको करना पड़ेगा। थर्ड पार्टी टेस्टिंग शैल बी कैरिड आउट व्हेन रिक्वायर्ड, इन केस अगर जरूरत पड़ती है क्लाइंट को, ओनर को, तो थर्ड पार्टी को बुला के आपका जो मटेरियल है वो करवा सकता है। और आप भी अगर उसमें स्पेसिफाइड किया है तो आप भी जो मटेरियल है अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो आपको थर्ड पार्टी से उसको टेस्ट करवा के देन ओनली यू कैन प्रोसीड फॉर द प्रोजेक्ट एक्टिविटी। नाउ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स शैल बी मेंटेन, जो भी क्वालिटी कंट्रोल आप कर रहे हैं यहाँ पे उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको रखना पड़ेगा आपके पास में, ठीक है ना। साइट प्रिपरेशन ये भी इसका स्पेसिफिकेशन कि आपको साइट प्रिपरेशन करना है, कैसे करना है, तो यहाँ पे क्लियरिंग एंड ग्रुपिंग, तो रिमूवल ऑफ वेजिटेशन, रूट्स, डेब्रिस स्पेसिफाइड करते हैं कि ये जो चीजें हैं आपको रिमूव करना है साइट से। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एज पर द लोकल रेगुलेशंस, जो भी डिस्पोजल हो रहा है वेस्ट का वो ऐसा नहीं कहीं भी फेंक दिया आपका, जो लोकल वहां की म्युनिसिपैलिटीज हैं, ठीक है, उसका जो रूल्स रेगुलेशन बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रोसीड करना है। साइट बाउंड्री शैल बी मार्क्ड बिफोर एनी वर्क बिगिंस, आपका जब भी लेआउट हो उससे पहले आपकी साइट की जो बाउंड्रीज हैं वो आपको मार्क करना कंपलसरी है, ठीक। ऐसे वहां पे आपके पास स्पेसिफिकेशन रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। कैसे काम करना है वो पूरा आपको बताएंगे अच्छे से ना। अर्थवर्क में एक्सकेवेशन एंड फिलिंग शैल बी डन एज पर द ड्राइंग एंड लेवल्स, रोड वर्क है तो आपको जो भी एक्सकेवेशन करना है, जो भी उसमें फिलिंग करनी है, ठीक है, वो जो ड्राइंग में स्पेसिफाइड है कि इतने एमएम का आपको पर्टिकुलर एक लेयर बिछाना है तो आपको इतने एमएम का ही बिछाना है, इतने एमएम का कॉम्पैक्शन करना है ना, इतने एनर्जी का कॉम्पैक्शन करना है तो आपको उतना ही पे ही आपको जाना पड़ेगा। अदरवाइज उसमें थर्ड पार्टी टेस्ट अगर उनकी तरफ से, क्लाइंट की तरफ से अगर करती हैं और वैसी कंडीशन नहीं रहती है तो वो फिर वापस से वही डिस्प्यूट्स वाली चीजें यहाँ पे आती हो जाएंगी। Bake filling shall be done in the layers and compacted to required density. Fill density, ठीक, तो जो भी आपका डेंसिटी रिक्वायर्ड होता है, ठीक, वो डेंसिटी आपको अचीव करनी पड़ेगी यदि उसमें स्पेसिफाई है तो, ठीक, अदरवाइज परेशानी है वहां पे, है ना।
soil testing shall be conducted before and after compaction. कॉम्पैक्शन से पहले भी आपको सॉइल टेस्ट करनी पड़ेगी, कॉम्पैक्शन के बाद भी सॉइल टेस्ट आपको करनी पड़ेगी। इससे आपको जो भी ड्राई डेंसिटी है, जो भी वेट डेंसिटी है ना, फिल डेंसिटी है, वो आपको पता चल जाए कि जितना कॉम्पैक्शन अपन ने करा है ना, वो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आप, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कोई रोड प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आपको इतने परसेंट आपको डेंसिटी अचीव करना है, ठीक, ड्राई डेंसिटी, फिल ड्राई डेंसिटी। कंपनीज क्या करती हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो क्या करता है कि उतना कॉम्पैक्शन नहीं करता है। कॉम्पैक्शन नहीं करता, क्यों नहीं करता है? क्योंकि कॉम्पैक्ट करने के लिए उसको रोलर चलाने रहेंगे, ठीक, और जितना ज्यादा रोलर चलाएगा उतना ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा, बट जितना ज्यादा रोलर चलाएगा उतना ज्यादा उसका एनर्जी कंजम्पशन होगा बाय मींस ऑफ डीजल, पेट्रोल, जो भी जिससे भी वो व्हीकल रन करता है ना, जो रोड रोलर रन करता है, तो वो फ्यूल बचाने के चक्कर में उतना कॉम्पैक्शन करता नहीं, और कॉम्पैक्शन नहीं करता है तो आपका जो फील्ड का जो डेंसिटी है वो उतना अचीव होता नहीं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है वो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है वो फुलफिल करना ही करना है। इनकेस नहीं अगर हो रहा है तो फिर वापस से वो सारी चीजें आपकी स्टार्ट हो जाती है, डिस्प्यूट्स वगैरह। Excavation protected measures shall be in place such as shoring or dewatering। ठीक, तो जहां पे एक्सकेवेशन कर रहा है वहां पे आपको डीवाटरिंग करना ही रहेगा, देन ओनली आप एक्सकेवेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो जो भी वो चाह रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट में लिख के देगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉलो करना है। अगर आप नहीं किया तो दोनों पार्टीज के लिए परेशानी होगी, है ना। फाउंडेशन वर्क का क्या स्पेसिफिकेशन हो सकता है, तो बोल सकता है शैलो फाउंडेशन, फुटिंग, राफ्ट एटसेट्रा, है ना। ये कुछ टाइप्स ऑफ फाउंडेशन है जो कि वो स्पेसिफाई करके देगा आपको कि आपको इस टाइप की फाउंडेशन ही आपकी इसमें प्रोजेक्ट में आपको यूज करना है। डीप फाउंडेशन है तो उसमें पाइल्स का हो सकता है, केशंस का हो सकता है ना। सॉइल स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स टू बी यूज्ड वेयर नेसेसरी, अगर जरूरी है ना, जहां पे आपको नियर कोई लेक हो गया, रिवर हो गया, इस टाइप के हैं, तो वहां पे साइड में आपको सॉइल स्टेबलाइजेशन की अगर आवश्यकता है, ठीक है, रिटेनिंग वॉल के वहां पे, तो आपको वो करना पड़ेगी अगर वो दिया है। कंक्रीट वर्क में क्या स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं, तो बोलता है द कंक्रीट मिक्स शैल बी कंप्लाई विद IS 456 और ACI 318। जो भी आपका कंक्रीट वर्क है उसको आपको ये जो गिवन कोड है, इस कोड के अकॉर्डिंग आपको कंक्रीट का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। क्यूरिंग शैल बी डन फॉर द मिनिमम ऑफ 7 डेज, ये भी स्पेसिफाई किया है, तो आपको वैसा ही करना पड़ेगा, अदरवाइज जो भी ऑब्जर्वेशन अथॉरिटी रहेगी वो आपको परेशान करेगी। रेनफोर्समेंट शैल बी प्लेस्ड एज पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग, सबसे मेन क्लॉज है ना रेनफोर्समेंट डिटेलिंग का। वाटरप्रूफिंग शैल बी प्रोवाइड वेयर रिक्वायर्ड, जहां पे वाटरप्रूफिंग की आपको जरूरत पड़ती है ना, कि डायरेक्टली रेन वाटर के कांटेक्ट में जो आपकी सरफेस रहती है, ठीक, तो वहां पे, या जो एकदम अंडरग्राउंड रहती है जहां पे आपका प्लिंथ लेवल आता है, वहां की जो स्लैब है उसको आपको डैम प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। वाटरप्रूफिंग वहां पे आपको नेसेसरी हो जाती है ना। स्ट्रक्चरल वर्क में क्या, रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर अगर है तो सीमेंट एग्रीगेट वाटर शैल बी परफॉर्म टू स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे बात वही आ जाती है फाइनली कि आपका जो भी मटेरियल वो गिवन देता है आपको कि आपको इस स्टैंडर्ड का फॉलो करना, वैसे ही आपको फॉलो करना है, ठीक है। रेनफोर्समेंट शैल बी क्लीन एंड फ्री ऑफ रस्ट, ऑब्वियसली बात है, एकदम फ्रेश मटेरियल यूज करेंगे तो ही वो फुली स्ट्रेंथ अचीव कर पाएगा, अदरवाइज उसमें प्रॉब्लम है। फॉर्मवर्क शैल बी प्रॉपर्ली अलाइन्ड एंड लीक प्रूफ, यस। concrete shall be placed in layer and vibrated to avoid honeycombing। आपको कंक्रीट ऐसा नहीं कि आपको 2 मीटर कंक्रीट एक साथ कर दिया आपने, 3 मीटर कंक्रीट एक साथ कर दिया, उसको कॉम्पैक्ट किया नहीं, कॉम्पैक्ट नहीं करेंगे तो हनीकॉम्ब उसमें रहेगा। तो यहाँ पे वो स्पेसिफाई करके देता है वो सारी चीजें। स्टील स्ट्रक्चर में क्या, स्टील सेक्शन शैल बी कंफर्म, आपको सेक्शन कंफर्म करेंगे ये जो
स्टैंडर्ड कोड है, इस कोड के अकॉर्डिंग आपका है या नहीं है, ठीक है। वेल्डिंग shall follow ice codes, structural stability shall be ensured, corrosion protection, yes, corrosion protection measures such as painting and galvanizing shall be adopted, ठीक। अगर आपको ये बोलता है तो जो भी आपका काम अधूरा रह रहा है उसमें रेनफोर्समेंट अगर आपके बाहर है तो आपको उनको भी जो भी गैल्वेनाइजिंग कोटिंग है आपको करनी पड़ेगी कोरोजन से बचाने के लिए, अगर वो स्पेसिफाई कर देता है ना। मेसनरी वर्क में क्या स्पेसिफिकेशन देगा, तो ब्रिक ब्लॉक शैल बी अप्रूव्ड क्वालिटी स्ट्रेंथ, ब्रिक वर्क की भी टेस्टिंग होती है। आपको ए क्लास का ब्रिक वहां पे वो बोल रहा है या बी क्लास का बोल रहा है या सी क्लास का बोल रहा है, उसकी स्ट्रेंथ के 3.5 मेगापास्कल स्ट्रेंथ है ना, 6-7 मेगापास्कल स्ट्रेंथ है या 10 मेगापास्कल स्ट्रेंथ है, कितना उसको रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रिक सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मोटा मिक्स शैल बी इस पर जो भी मोटर मिक्स है उसको आईएस कोड के अकॉर्डिंग आपको लेना है ना। ऐसा नहीं कि आपने 1:3 का रेशो लेना था आपने 1:6 का ले लिया, 1:9 का ले लिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। प्रॉपर क्यूरिंग, यस प्रॉपर क्यूरिंग आपको उसको देना नहीं, एटलीस्ट 7 डेज का वो बोलता है आपको। एक्सपांशन एंड रिमूवल जॉइंट्स शैल बी प्रोवाइडेड वेयर नेसेसरी, अगर रोड वर्क है आपका रिजिड पेमेंट है तो आपको जो भी कंक्रीट वर्क होता है तो उसमें चूंकि क्या होता है कंक्रीट का एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्ट होता है डिपेंडिंग अपॉन द टेंपरेचर ऑफ और वेदर कंडीशंस, ठीक है। तो जो भी क्लाइमेट का टेंपरेचर रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट देना है। विंटर सीजन में कंक्रीट कॉन्ट्रैक्ट करता है, समर सीजन में एक्सपांशन होता है, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन की और एक्सपांशन जॉइंट का जो एक फिक्स डिस्टेंस है वो देगा कि इतने डिस्टेंस पे आपको एक्सपांशन जॉइंट प्रोवाइड करना है, इतने डिस्टेंस पे आपको कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना पड़ेगा, ज्यादा कम उसमें नहीं कर सकते। फिनिशिंग वर्क में क्या स्पेसिफिकेशन देगा वो, तो बोलेगा प्लास्टिक और पेंटिंग, तो प्लास्टिक थिकनेस शैल बी एज पर द डिजाइन, जो प्लास्टिक का जो थिकनेस है वो डिजाइन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पेंट शैल बी वेदर रेजिस्टेंट एंड ड्यूरेबल, ठीक, जो भी आपका पेंट होगा उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड वो आपको गिवन देगा, ठीक है। प्रॉपर सरफेस प्रिपरेशन बिफोर द पेंटिंग, यस पेंटिंग से पहले आपका सरफेस एकदम क्लीन होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई रफनेस या इस टाइप का जो चीजें हैं वो नहीं होना चाहिए, वो प्लास्टर होना चाहिए पहले से। एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीपल कोड एज पर द मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशंस, जो भी आपका कोटिंग है जितनी कोटिंग की वो बोलता है पेंटिंग से पहले आपको उतना वहां पे देना रहेगा, ठीक। फ्लोरिंग की बात करें, मटेरियल शैल बी कैरेमिक टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और स्पेसिफाइड अल्टरनेटिव्स, जो भी मटेरियल है वो मटेरियल को वो स्पेसिफाई करके देता है कि आपको कौन-कौन सा मटेरियल उसमें आप लगाने हैं, ठीक है। सर्फेस शैल बी लेवल और पॉलिश, एक्सपांशन जॉइंट शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द लोड लार्ज फ्लोर एरिया एंड स्लीप ट्रीटमेंट शैल बी अप्लाइड इन वेट एरियाज, ठीक है। तो जो भी उसको करना रहेगा वो सारे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क में क्या, जैसे रोड वर्क है या ड्रेनेज वर्क है तो इसका स्पेसिफिकेशन वो आपको प्रोवाइड करके देता है, जैसे सबग्रेड, बेस कोर्स, है ना। कंक्रीट पेमेंट शैल बी एग्जीक्यूटेड एज पर द डिजाइन, जो डिजाइन आपको देगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉलो करना है, मतलब जो भी वो चाहता है आप वैसा काम करके दो। अगर आपने नहीं किया तो एक पार्टी को आपने डिससैटिस्फैक्शन उसको जैसे ही आया आपके काम से आप वो तुरंत क्लेम करेगा, तुरंत डिस्प्यूट्स वहां पे जनरेट होंगे, अल्टीमेटली वो चीजें ब्रीच होगी, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ट्रैफिक कंट्रोल मेजर शैल बी मेंटेन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, आपको ट्रैफिक का भी ध्यान रखना है, ट्रैफिक में कोई ज्यादा परेशानी आपको नहीं करना है। ड्रेनेज सिस्टम जो भी है, स्टॉर्म वाटर के लिए अलग, सीवरेज के लिए अलग, ठीक है। लोकल नॉर्म्स जो भी हैं आपको फॉलो करना है। अडॉप्टेड स्लोप, यस स्लोप का भी अगर वो बोलता है कि कितना स्लोप आपको लेटरली स्लोप कितना देना है रोड वर्क में, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप कितना देना है ना, ताकि ड्रेनेज का कोई प्रॉब्लम उसमें ना हो, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेन होल एसेस पॉइंट शैल बी इंक्लूडेड एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है। समय समय पे आपको जो मेन होल्स होते हैं, मेन होल, पेट होल्स, वो सारी चीजें
है ना, ताकि कोई प्रेशर वहां पे ना बने, है ना, जो भी सीवरेज सिस्टम है इफेक्टिवली अपना काम करे, ठीक। तो उसके लिए सारी कंडीशन वो आपको देता है। लास्ट में सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट क्या है, तो बोलता है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपीई किट आपको वहां पे देना पड़ेगा, है ना। डस्ट एंड नॉइज कंट्रोल मेजर शैल बी प्लेस्ड, waste management disposal shall be follow regulations, fire and safety measures shall be placed, emergency response plan shall be developed and implement। मतलब सेफ्टी के रिगार्डिंग जितने भी क्लॉज हैं वो मेंशन करेगा कॉन्ट्रैक्ट में और आपको उसको फॉलो करने का। नहीं फॉलो करते हैं, इन केस ऑफ एक्सीडेंट अगर हो जाता है, ठीक, तो वो पूरी जो रिस्पांसिबिलिटी रहेगी वो कॉन्ट्रैक्टर की रहेगी, अल्टीमेटली परेशानी वाली बात है। टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन क्या है, तो स्लम, अच्छा मटेरियल का जो टेस्ट है वो तो स्लम टेस्ट है कंक्रीट के लिए, उसकी वर्केबिलिटी के लिए होता है, आपको वो करना पड़ेगा, है ना, जो भी रिक्वायर्ड स्लम है फॉर द आरसीसी वर्क इन स्लेब इन बीम, है ना, कॉलम, ठीक, फुटिंग, इसके लिए जो भी वर्केबिलिटी होती है, डिजायर्ड वर्केबिलिटी फॉर सम प्रोन टेस्ट से आप निकाल सकते हैं, स्लम से निकाल सकते हैं। क्यूब टेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए आपको करना पड़ेगा, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी, है ना। सॉइल कॉम्पैक्शन, वेल्डिंग इंस्पेक्शन, लोड स्ट्रेंथ स्ट्रक्चरल एलिमेंट व्हेन रिक्वायर्ड चाहते हैं वो स्पेसिफाई करके देता है, इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन अप्रूवल्स, तो इसमें बोलता है इस बिल्ड ड्राइंग शैल बी सबमिटेड, है ना, वर्किंग ड्राइंग उसको सबमिट करनी पड़ेगी। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में भी कंडक्टेड, प्रॉपर ऑथेंटिसिटी के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की आवश्यकता है तो वो करेगा ना। कंप्लीशन सर्टिफिकेट शैल बी ऑब्टेन्ड बिफोर द प्रोजेक्ट हैंडओवर, प्रोजेक्ट हैंडओवर से पहले आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको देना रहेगा, ठीक है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मैनुअल्स फॉर इंस्टॉल्ड इक्विपमेंट शैल बी प्रोवाइडेड, ठीक है, जो भी ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कोई इक्विपमेंट का है, ठीक है, तो उसका मैनुअल आपको प्रोवाइड करना रहता है, ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि उसमें देना रहता है, ठीक है ना। ये है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो अपन ने देखे हैं यहाँ तक, है ना, जो डॉक्यूमेंट अप्रूवल के लिए जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें ना। एक और इसमें टॉपिक है नेक्स्ट, दैट इज टेंडर बॉन्ड। व्हाट डू यू मीन बाय टेंडर बॉन्ड, ठीक है ना। तो टेंडर बॉन्ड क्या होता है, क्या पर्पस है, वो उसमें अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो द टेंडर बॉन्ड इज फाइनेंशियली गारंटी प्रोवाइडेड बाय द बीडर टू एश्योर दैट they do not withdraw their bid within the validity period and will enter into contract if awarded। टेंडर बॉन्ड एक बॉन्ड साइन करके देता है कॉन्ट्रैक्टर कि जो भी आपने स्पेसिफिकेशन सारे दिए हैं, सारे आपकी जो डिजायर है वो हमने समझ ली है, उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे, ठीक। किसी भी सिचुएशन में इस जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको ब्रीच करके हम नहीं जाएंगे, पूरा प्रोजेक्ट आपको हैंडओवर करके जाएंगे, तो उसके लिए एक बॉन्ड साइन होता है, दैट इज टेंडर बॉन्ड। वो बॉन्ड आपने साइन करके सबमिट करना होता है, ठीक, कि इन एनी हाउ वी नेवर विथड्रॉ फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो टेंडर बॉन्ड फाइनेंशियल गारंटी होती है प्रोवाइड बाय द बीडर, बीडर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है टू एश्योर, ये एश्योर करने के लिए दे डू नॉट विथड्रॉ देयर बिड विद इन द वैलिडिटी पीरियड एंड विद एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इफ अवार्डेड, यदि कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है तो, ठीक है। तो ये बॉन्ड जितने भी, सपोज एक प्रोजेक्ट है 15 में पास बिड आई है, तो सभी को जो बीडर होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो कि बिड लगाते हैं, सभी को ये फिल करना होता है, ठीक है। उसमें कुछ मॉनेटरी वैल्यू भी होती है टेंडर बॉन्ड की, कि इन केस अगर आपको टेंडर अवार्ड हुआ है और उसके बाद में आपने ब्रिज करके आपने देखा, बाद में पूरा डिटेल एनालिसिस किया और आपको लगा कि ये तो घाटे का सौदा है, आप वहां से उस बिड को तोड़ के भाग जाएं, तो ऐसा नहीं, वहां पे आप कुछ मॉनेटरी वैल्यू भी उस बॉन्ड के साथ देना पड़ती है, जिसको अपन अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि वो चीजें बाद में मिल जाती है, जो भी मॉनेटरी वैल्यू आप वहां पे देते हैं वो सारी अमाउंट आपको बाद में मिल जाता है,
लेकिन आपको पहले यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। ये पूरे प्रोजेक्ट का 1 या 2% के आसपास कुछ रहता है। रिक्वायरमेंट्स क्या है? The tender bond shall be issued by the approved finance institutions. The bond amount shall be specified in the tender document. ये भी स्पेसिफाई रहता है कि आपको कितना बॉन्ड अमाउंट यहाँ पे देना है। The bond it shall remain valid for the duration specified in the tender requirement. एक ड्यूरेशन के लिए फिक्स होता है। नेक्स्ट है forfeiture, that means अगर इन केस जब्त करना जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, the tender bond shall be forfeited if the bidder, है ना, तो बोल रहा है withdraw or modify their bid during the validity period। अगर उसने साइन कर दिया है और एक टाइम है उसमें अगर मॉडिफाई वो करना चाहे तो उसको मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है fail to sign the contract after the acceptance, मतलब एक्सेप्ट होने के बाद में वो उसमें कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। fail to furnish the required performance bond within the stipulated time, है ना, जो भी टाइम उसके पास गिवन होगा मॉडिफिकेशन का उसमें वो कर सकता है। रिटर्न बॉन्ड, the tender bond shall be returned to unsuccessful bidder after the contract is awarded। आपने 15 पार्टी थी अपने केस में, अपने प्रोजेक्ट में, एक को अवार्ड हुआ, 14 को नहीं हुआ, तो वापस उनको उनका पैसा वापस मिल जाता है। For the unsuccessful bidder, the bond shall be released upon submission of the performance bond। उनकी जो परफॉर्मेंस बॉन्ड कैसा क्या है उसके हिसाब से उनका जो बॉन्ड है वो रिटर्न होता है। परफॉर्मेंस बॉन्ड क्या है? The successful bidder shall be provide a performance bond। उनको परफॉर्मेंस बॉन्ड प्रोवाइड करना पड़ता है कि प्रीवियस उनका क्या एक्सपीरियंस था, उनको उनने कितने प्रोजेक्ट इस टाइप के करे हैं, किस लेवल तक के, किस हाई स्कोप ऑफ वर्क के प्रोजेक्ट उन्होंने करे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो वहां पे एक परफॉर्मेंस बॉन्ड भी वहां पे साइन करके देते हैं। The successful bidder shall be provide a performance bond as a guarantee for the proper execution of contract। ठीक, तो ये प्रोवाइड करना रहता है जो भी टेंडर जिसको मिलता है उसको, टेंडर अवार्ड होता है उसको एक परफॉर्मेंस बॉन्ड जो है वो प्रोवाइड कर देता है। The performance bond shall be issued by the approved finance institutions, है ना, ये फाइनेंस जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसके द्वारा अप्रूव्ड रहता है। The bond amount shall be percentage of the contract value as specified in the contract document। इसका भी कुछ मॉनेटरी वैल्यू आपको देना रहता है अर्नेस्ट मनी के अलावा। It shall remain valid until the completion of project and issuance of the final acceptance certificate। The performance bond shall be forfeited if the contractor failed to meet contractual obligations। Yes, वापस से वही बात, अगर आपने ये एक्चुअली इसको बोलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, जैसे वो टेंडर बॉन्ड में अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है, वैसे ही इस बॉन्ड जो परफॉर्मेंस बॉन्ड है इसको अपन बोलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करके देना है। अगर आप उस स्टैंडर्ड से काम नहीं कर पाए जैसा उनका रिक्वायर्ड था, जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था, तो ऐसे केस में आपका जो पूरा पैसा है वो फॉरफिटेड कर लिया जाता है, मतलब जब्त कर लिया जाता है, ठीक ना। दूसरे कुछ बॉन्ड्स है दैट इज लेबर एंड मटेरियल पेमेंट बॉन्ड। तो उसमें आपको लेबर को पेमेंट कैसे करना है, मटेरियल पेमेंट कैसे करना है, उसका भी एक बॉन्ड होता है कि हम ऐसे ऐसे कंडीशन में इतने मटेरियल का ऐसे ऐसे टाइम में हम पेमेंट रिलीज करेंगे। तो बोलता है द लेबर एंड मटेरियल पेमेंट बॉन्ड ensure that some contractor supplies labors are paid for their work and material supply in the project। ठीक, ये बॉन्ड इंश्योर करता है कि आपको सभी को समय पे आपको जो भी उसका रेम्युनरेशन है आपको पे करना रहेगा। रिक्वायरमेंट्स क्या है? द बॉन्ड शैल बी इशूड बाय द अप्रूव्ड फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, है ना, उनके द्वारा आपको फाइनेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये बॉन्ड इशू होता है। द बॉन्ड अमाउंट शैल बी स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। कॉन्ट्रैक्ट में आपको स्पेसिफाइड रहता है कि आपको कितना अमाउंट पे करना है। एंड इट शैल कवर द वेजेस, बेनिफिट्स एंड मटेरियल सप्लाई। सारे वेजेस किसको कितना आपको साइन करना है वो सब उसमें रहता है। क्लेम एंड
forfeitures. The claim can be made by the subcontractor or suppliers in case of non-payment by any contractor. यदि कॉन्ट्रैक्टर जो सब कॉन्ट्रैक्टर हो गए या जो भी लेबर्स हो गई, उनको अगर पेमेंट समय पे नहीं कर रहा है, भले वो कॉन्ट्रैक्टर समय पे पेमेंट पा रहा है क्लाइंट से, लेकिन वो सब कॉन्ट्रैक्टर को जो नीचे उसकी काम कर रहे हैं उनको अगर टाइम पे पेमेंट नहीं करता है, देन जो लोअर पार्टीज होती हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर होता है या जो लेबर्स होता है, वो भी क्लेम यहाँ पे कर सकते हैं. The bond shall be forfeited if the contractor failed to fulfill the payment obligations. Yes, ये बॉन्ड वापस जब्त कर लिया जाता है यदि वो कॉन्ट्रैक्टर भी उसको पेमेंट नहीं कर पा रहा है. Validity और रिलीज क्या है? The bond shall remain valid until all payments to subcontractor or supplier are completed. ठीक, तो ये कब तक वैलिड रहता है? जब तक कि सारे को कंप्लीट पेमेंट वो ना कर दे. It shall be released upon verification that all payment have been settled and no claim remain outstanding. वो जो परफॉर्मेंस बॉन्ड उसने दिया है, टिक साइन किया है, उसका कुछ मॉनेटरी वैल्यू उसको क्लाइंट के पास डिपॉजिट है, वो कब रिलीज होगा? जब वो ये एश्योर कर ले कि कॉन्ट्रैक्टर ने उसके नीचे जितनी भी पार्टीज काम कर रही हैं सभी का पैसा सेटल कर दिया है, सभी को अमाउंट रिलीज कर दिया, देन ओनली वो जो बॉन्ड का जो अमाउंट है वो अमाउंट उसको दे दिया जाता है वापस. नेक्स्ट है स्क्रूटनी ऑफ टेंडर. तो स्क्रूटनाइजिंग ऑफ टेंडर है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आज की क्लास में अपन यहीं पे वाइंड अप करते हैं. ठीक है, if you have any doubt then ask the question. Okay, thank you.